नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मोहन राकेश के नाटकों में, विशेषकर आधे अधूरे को। हिंदी नाटकों को गद्य विधा में सबसे सशक्त विधा का नाम दिया गया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल अर्थात 19वीं शताब्दी में गद्य विधा की शुरुआत हुई, जिसे देखकर आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल ही नाम दिया। यह मान लिया गया कि आधुनिक साहित्य में पराधीनता से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय जागरण को ध्यान में रखकर नवजागरण परक चेतना और सामाजिक उत्थान के लिए साहित्य को सशक्त रूप में उभरना होगा। यानी साहित्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण होगा और इस उद्देश्य की स्थापना में भी सबसे शक्तिशाली यदि कोई विधा होगी तो वह गद्य विधा होगी। और गद्य में भी यदि कोई सबसे सशक्त होगा, सबसे सक्षम होगा, संप्रेषणीय होगा या सहज आस्वाद्य रूप होगा तो वह होगा गद्य में नाटकों का रूप। इसलिए नाटकों को साहित्य में जन संवाद से जुड़ा रूप माना गया। नाटकों को रूपक कहा गया, मंच पर उतर कर के ये नाटक सीधे जनता से जुड़ सके। हिंदी नाटकों की परंपरा को 3 चरणों में बांटा गया, जैसा कि हम और आप जानते हैं। जो पहली परंपरा रही है या पहला चरण, वो भारतेंदु युगीन नाटकों के रूप में, जिसके केंद्र में नवजागरण परक चेतना है। दूसरा चरण हिंदी नाटकों का प्रसाद युगीन नाटकों के रूप में जाना गया, जहां ऐतिहासिक नाटक लिखे गए जिनका उद्देश्य था इतिहास का सर्जनात्मक प्रयोग, इतिहास या अतीत के किसी अप्रकाशित अंश का सहारा लेकर राष्ट्र को जगाने की कोशिश। और जो तीसरा चरण था भारतेंदु युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, तीसरा चरण प्रसादोत्तर नाटक, यानी प्रसाद जी के बाद लिखे गए हिंदी नाटक। प्रसादोत्तर नाटकों में यदि आप देखेंगे तो हिंदी नाटक की कई शाखाएं रही हैं। प्रसादोत्तर नाटकों की परंपरा के कई भाग रहे हैं, जैसे बौद्धिकता मूलक नाटक, जैसे स्वातंत्र्योत्तर नाटक, जैसे असंगत नाटक, महानगरीकृत आधुनिक भावबोध के नाटक और अद्यतन नाटक, समकालीन नाटक। मोहन राकेश जी प्रसाद जी के पश्चात यानी प्रसादोत्तर नाटककार कहलाए और 1950 के दशक में इनका लेखन उभर करके आया। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के उत्तर बाद के नाटककार कहलाए स्वातंत्र्योत्तर। स्वातंत्र्योत्तर नाटककारों में कई चर्चित नाम रहे, जैसा कि आपने सुना होगा जगदीश चंद्र माथुर। अगर आपने नाम सुना है हबीब तनवीर का, मोहन राकेश जी इनमें सबसे चर्चित हुए। और ऐसे ही कुछ और भी नाटककार हुए, जैसे राम कुमार वर्मा वगैरह आदि। दोस्तों, यदि बात करें मोहन राकेश के नाटकों की, तो मोहन राकेश के नाटक आधुनिक भावबोध को उजागर करने वाले नाटक थे। यदि यह कहा जाए कि मोहन राकेश के नाटकों के केंद्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक परिस्थितियों का द्वंद्व व्याप्त है, तो आप इसे एक लाइन में समझ सकते हैं। मोहन राकेश अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध को उजागर कर रहे थे। महानगरीकृत परिस्थितियां जन्म ले रही थीं। व्यक्ति का तो जन्म हुआ, लेकिन समाज अभी भी जड़ बना हुआ था। सामाजिक परिस्थितियां अभी भी जड़ताओं का शिकार थीं, समाज जड़ बंधनों का शिकार था। अब ऐसे में व्यक्ति अपने आप को तो स्वतंत्र मान रहा था, स्वच्छंद,
किंतु समाज उसे स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था। जाहिर सी बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की परिस्थितियों, समाज के जड़ बंधनों के बीच टकराहट या द्वंद्व का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। यही वजह है कि मोहन राकेश के नाटक द्वंद्व प्रधान नाटक हैं। 3 चर्चित नाटक माने गए मोहन राकेश के। 1958 में यदि आप देखें तो उन्होंने आषाढ़ का एक दिन लिखा। 1963 में उन्होंने लहरों के राजहंस को लिखा और 1969 में आधे अधूरे नाटक को। आधे अधूरे नाटक भी उनके अन्य नाटकों की तरह नायिका प्रधान नाटक है। यदि आप देखें तो आषाढ़ का एक दिन की नायिका मल्लिका है, उसी के इर्द गिर्द नाटक की सभी घटनाएं घटित होती हैं। और आधे अधूरे की नायिका सावित्री है, सावित्री के इर्द गिर्द ही आधे अधूरे नाटक की सभी घटनाएं, सभी कार्य व्यापार घटित हैं। दोस्तों, मोहन राकेश के नाटकों में यदि आप देखें पात्रों को, तो ये पात्र कहीं ना कहीं पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र हैं। आप देखें तो उनके पात्र कहीं कालिदास के रूप में, कहीं मल्लिका के रूप में, कहीं सावित्री के रूप में, कहीं नंद और सुंदरी के रूप में। जाहिर सी बात है कि इन पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों के नामों के सहारे मोहन राकेश जी आधुनिक भावबोध को दर्शा रहे थे, मानो पुराने पर नए का आरोप कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मोहन राकेश जी इन पुराने प्रामाणिक पात्रों के द्वारा आधुनिक जीवन की परिस्थितियों को उद्घाटित करना चाह रहे थे। शायद इन पात्रों की प्रामाणिकता से अपनी बातों की पुष्टि करना चाह रहे थे, पुराने में नए देख लेने की कोशिश। दोस्तों, मोहन राकेश जी के नाटकों में एक तरफ व्यक्ति स्वातंत्र्य है, एक तरफ व्यक्तिगत अवधारणा है, व्यक्तिवादी अवधारणा है, तो दूसरी तरफ अस्तित्ववादी दर्शन का भी प्रभाव है। मोहन राकेश जी मानते थे कि मैं व्यक्तियों की यातना की कथा लिखता हूं। आधुनिक समाज में जो भावना में होगा वह यातना में होगा। जाहिर सी बात है कि नाटककार ने इस बात को जान लिया था कि आज के बौद्धिक वैज्ञानिक युग में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आप देखें तो आजादी के बाद जो लोग भावना में जी रहे थे, या तो उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। आप आज भी देख सकते हैं नेपोटिज्म का रूप, नेक्सस का रूप। अभी हाल ही में फिल्मी कई सितारे अपनी जान गंवा बैठे। शायद यह वही दौर है, या यूं कहें 60 के दशक से ही यह दौर चला आ रहा है, जब व्यक्ति यदि भावना में जी रहा हो तो आज का भावुक व्यक्ति उसे मूर्ख माना गया, इमोशनल फूल, और यह माना गया कि जो भावना में होगा वो यातना में होगा। इसलिए उनके नाटकों में द्वंद्व का एक और रूप है, भावना और यथार्थ का द्वंद्व, भावना और कर्तव्य का द्वंद्व, भावना और बौद्धिकता का द्वंद्व। दोस्तों, 1969 में लिखे गए इस नाटक आधे अधूरे के मुख्य पात्रों की यदि बात की जाए तो केंद्र में नायिका सावित्री है। अन्य पात्रों में यदि देखें तो उसका पति महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, 2 बेटियां बिन्नी और किन्नी, बेटा अशोक, तथा कुछ अन्य पात्रों में देखें आप तो जगमोहन, शिवजीत, मनोज आदि की चर्चा की जा सकती है। मोहन राकेश जी के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके नाटक रंगमंच या मंचन की दृष्टि से अत्यंत सफल माने गए। यह माना गया कि राकेश जी की नाट्य दृष्टि जितनी शक्तिशाली थी, उससे कहीं अधिक सशक्त उनकी रंग दृष्टि थी। इसलिए उनके नाटकों में आप बहुत ज्यादा अंकों को नहीं देखेंगे। आप हद से अधिक उनके नाटकों में पात्रों को नहीं देखेंगे,
या फिर उनके नाटकों में दृश्यों के विधान को भी बहुत जटिल नहीं देखेंगे, कम दृश्य देखेंगे, और यहाँ तक कि उनके नाटकों में गीत आदि या भाषा अत्यंत क्लिष्ट नहीं, उनके नाटकों के डायलॉग या संवाद भी बड़े छोटे छोटे मार्मिक संवाद रहे हैं। यदि आधे अधूरे की बात की जाए तो इसके केंद्र में आज का अधूरापन है कि व्यक्ति किस प्रकार आज के इस परिवेश में, जहां अपने को स्वतंत्र मानकर चयन और वर्ण की स्वतंत्रता की बात तो करता है, वह इस बात का दावा करता है कि मुझे चुनने का अधिकार है, अपनाने का अधिकार है, परंतु वह अपने चुनाव से खुश नहीं है। और यही कथा है इस नाटक की, जिसके केंद्र में आप देखेंगे सावित्री और महेंद्रनाथ का जीवन प्रसंग जुड़ा हुआ है। उस जीवन में टूट है, उबन है, संत्रास है, अकेलापन है, अजनबियत है, खीज है, सब कुछ मानो अधूरा है। पूर्णता की प्राप्ति में भटक रहा है आज का व्यक्ति, और उसे पूर्णता कहीं एक व्यक्ति में एक स्थान पर मिल नहीं सकती। यह आज की सबसे बड़ी जीवन विडंबना है। यदि नाटक के कथानक की बात करें तो इसका कथानक कोई विस्तृत व्यापक नहीं है। कथा सिर्फ इस बात का संकेत देती है कि एक दाम्पत्य जीवन बिखरा हुआ है। महेंद्रनाथ जो 48-49 साल का एक अधेड़ व्यक्ति है, जो पहले कभी प्रेस खोलता है, जुनेजा के साथ पार्टनरशिप में उद्योग डालता है, किंतु वह सभी स्तरों पर असफल है और अब नकारा निठल्ला बेकार घर में बैठा हुआ है। वह खुद ही कहता है कि मानो मैं तो रबर स्टैंप भी नहीं, रबर का एक बेकार फालतू टुकड़ा। नाटक के आरंभ में ही काले सूट वाला यह व्यक्ति अर्थात महेंद्रनाथ कहता है कि जिस प्रकार इस नाटक का उद्देश्य निश्चित नहीं है, यह नाटक निश्चित नहीं है, मेरी जिंदगी भी निश्चित नहीं है। मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं वह भी निश्चित नहीं। बस आप मुझे वह व्यक्ति समझ लीजिए जैसे चलते चलते आते जाते रास्ते में आप किसी से टकरा जाएं, टकराने के पश्चात घूर कर आप उसको देख लें और वह भी आपको देख ले। कुछ मेरा और आपका संबंध ऐसा ही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आधुनिक भावबोध आज की आधुनिक जीवन परिस्थितियों में, आज की आधुनिक विडंबनाओं में सबसे बड़ी विडंबना है निरर्थकता या पहचान संकट की, अकेलेपन की। व्यक्ति अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, समाज के सामने पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है और आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और क्या मेरी पूर्णता यही है। तो जाहिर सी बात है कि इस घर का मुखिया महेंद्रनाथ है और उसकी पत्नी 40 साल की एक महिला, किंतु चेहरे पर अभी भी उम्र हावी नहीं है। यौवन की लालसा न केवल आंखों में बल्कि चेहरे पर भी उद्दीप्त है। वही कामकाजी है और उसी से घर चलता है। राकेश जी ने कहीं ना कहीं यह संकेत दिया कि पहले पुरुष कामकाजी था, इसीलिए उसे निर्णय लेने का अधिकार था। वह स्वतंत्र भी था और स्वच्छंद भी था, इसीलिए नारी के पास ना तो कोई अधिकार था ना कोई निर्णय लेने का उसे हक था। किंतु आज के महिला सशक्तिकरण के दौर में नारी कामकाजी है, वह स्वनिर्भर है, सुशिक्षित है, स्वतंत्र है और इसीलिए स्वच्छंद भी है। वह निर्णय ले सकती है, वह चुन सकती है, उसे चुनने का हक है। जाहिर सी बात है, जिस घर का पति नकारा हो उस घर की व्यवस्था कहीं ना कहीं उसमें सेंध होगी।
इसलिए बच्चे भी अनुशासित नहीं। बड़ी बेटी बिन्नी, जिसकी उम्र महज 20 साल की है, वह अपनी ही मां के प्रेमी मनोज के साथ भाग जाती है रातों रात। छोटी बेटी किन्नी, जो 12-13 साल की उम्र में ही फुहड़ता और कामुकता की सीमा लांघ रही है, चिड़चिड़ी है, मुंहफट है। और सबसे बड़ा बेटा अशोक, जो 21 साल की उम्र में नकारा है, नालायक है, वह पिता की तरह ही निठल्ला है। काम से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। विदेशी अभिनेत्रियों की तस्वीरों को काटता है और इन्हीं सपनों में, हवाई किलों में वह डूबा रहता है। जाहिर सी बात है कि इस घर की वित्तीय दशा बिगड़ी हुई है। मोहन राकेश जी लिखते हैं कि यह घर मध्यम वर्गीय वित्तीय दशा से गिरकर निम्न मध्यम वित्तीय दशा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आर्थिक दशा तंगहाल हो गई है। मोहन राकेश के नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके नाटकों में दृश्यों की अधिकता नहीं होती। जिस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में एक ही दृश्य है, मल्लिका का प्रकोष्ठ, उसी प्रकार आधे अधूरे नाटक में भी एक ही दृश्य है और वह दृश्य है सावित्री का ड्राइंग रूम। राकेश जी एक ही दृश्य में, एक ही स्थान पर, वस्तु विन्यास में, वस्तुओं की परिस्थितियों में परिवर्तन को दर्शाकर मानो पात्रों के सामाजिक आर्थिक हैसियत में आए बदलाव को दर्शाते थे। वस्तुओं या इनके विन्यास के द्वारा उन्होंने रंग संकेत का क्या बखूबी प्रमाण दिया है। ड्राइंग रूम में सोफा कवर फटा हुआ है, कुर्सियां पुरानी पड़ चुकी हैं, बैठने के लिए मोढ़े वगैरह अस्त व्यस्त हैं। ये सभी संकेत दर्शा रहे हैं कि घर की आर्थिक दशा बिगड़ती जा रही है। नाटककार ने लिखा कि मानो इन असुविधाओं में ही सुविधा तलाशने की कोशिश की गई थी, या इन वस्तुओं का ना होना इनके होने से ज्यादा बेहतर होता। दोस्तों, राकेश जी के नाटकों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनावश्यक रूप से पात्रों को मंच पर नहीं लाते। जिस प्रकार नाटक आषाढ़ के एक दिन में दूसरे अंक में कालिदास को कहीं नहीं आने देते, उसी प्रकार नाटक आधे अधूरे में मनोज और शिवजीत नामक पात्रों को कहीं भी मंच पर नहीं आने देते, दूसरे पात्रों के संवादों के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज कराती है। आधे अधूरे नाटक उस दौर में लिखा गया 1969 में, जब भारत के महानगरों में या नगरीकृत क्षेत्रों में एक खास वर्ग में स्वच्छंदता की भावना उभर करके आ रही थी। जब एक विशेष प्रकार का वर्ग था जो सैंडविच खाना जानता था, गाड़ियों की सवारी करना जानता था और घर में स्वच्छंद जीवन जीना जानता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी विवाहेतर और विवाहोत्तर संबंधों को, अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों को अपनाना जानता था। हालांकि उस समय के समाज में भी आम जनमानस में ऐसी धारणाएं अभी फैली नहीं थीं। फिर भी मोहन राकेश कहीं ना कहीं प्रेमचंद की तरह आने वाले युग की प्रसव पीड़ा को भी दर्शा रहे थे। देखा जाए तो उनका नाटक आधे अधूरे हो या आषाढ़ का एक दिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप देखें तो 21वीं 22वीं शताब्दी की कथा भी उनके नाटक मानो कह रहे हैं। इस नाटक का नायक महेंद्र पत्नी से प्रेम तो करता है, किंतु पत्नी को उसमें पूर्णता की स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए
वह किसी पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकती है। नाटक के अंत में इन भावों को उद्घाटित करने के लिए पुरुष संख्या 4, मोहन राकेश जी, जैसा कि अभी हम लोग बात किए कि इनके नाटकों में आवश्यकता से अधिक पात्र भी नहीं है। एक ही पात्र को 4 मुखौटा पहनाकर इन्होंने अलग अलग 5 पुरुषों के रूप में दिखाया, यानी एक पुरुष अन्य 4 पुरुषों की भूमिका निभा रहा है। तो पुरुष संख्या 4 नाटक के अंत में अर्थात जुनेजा सावित्री से कहता है कि क्या तुम्हारी यह दशा आज के 22 साल पहले नहीं थी, विवाह के आरंभ में नहीं थी? महेंद्रनाथ तुम्हें आज अधूरा, कमजोर, बिना रीढ़ का व्यक्ति नजर आता है, बिना अपनी टांगों का व्यक्ति नजर आता है। आज के 22 साल पहले भी तुम्हें वह लिजलिजा और चिपचिपा व्यक्ति नजर आता था। और तब तुम्हारे जीवन में जुनेजा नाम का एक व्यक्ति आया, अर्थात अपने बारे में कहता है। वह कहता है जुनेजा कोई बहुत आर्थिक सुदृढ़ नहीं था, हाँ कुछ बेहतर स्थिति थी, किंतु फिर भी वह महेंद्रनाथ नहीं था, अर्थात महेंद्रनाथ से अलग था। और फिर तुम्हारे जीवन में शिवजीत नामक एक व्यक्ति चकाचौंध के रूप में आता है। आरंभ में तो तुम उस चकाचौंध में डूब गई, किंतु फिर तुमने जान लिया कि वह व्यक्ति भी दोगला किस्म का है, 2 तरह की बात करता है। और तब तुम जगमोहन की ओर आकृष्ट हुई। टिप टॉप व्यक्ति, बातचीत में मिठास, पैसे खर्च करने की दरिया दिली, एक रसूखदार व्यक्ति, किंतु तुम्हें उसमें भी पूर्णत्व नजर नहीं आया। तुम्हें लगने लगा कि यह तो सब पर ऐसे ही खर्च करता है। और तब अपनी आखिरी कोशिश में तुम बढ़ी मनोज नाम के एक ऊंचे नाम, एक बड़े नाम के व्यक्ति की ओर, जिसके बड़े नाम की डोर पकड़े अपने को किसी मंजिल तक पहुंचाने की तुम कोशिश कर रही थी, किंतु यह बड़े नाम वाला व्यक्ति रातों रात तुम्हारी बेटी को ले भागा। कहता है पुरुष संख्या 4 जुनेजा, जो महेंद्रनाथ का मित्र है और देखा जाए तो महेंद्रनाथ का शुभचिंतक है। वह गाहे बगाहे सभी परिस्थितियों में महेंद्रनाथ का साथ निभाता है। वह कहता भी है कि तुम जितना महेंद्रनाथ को अकेला समझती हो, जितना लाचार, वास्तव में वह लाचार नहीं है। विवाह से पहले वह हंसता था, वह अंदर से हंसता था, यानी खुश रहता था, किंतु तुमसे जुड़कर वह हंसना भूल गया। उसे याद दिलाया जाने लगा कि वह कितना छोटा है, वह कितना कमजोर है, क्योंकि अन्यों से उसकी तुलना की जाने लगी। वह जो नहीं था वही उसे बनाने की कोशिश की जाने लगी। क्या तुम उसका पीछा किसी तरह से नहीं छोड़ सकती? कहता है यह पुरुष संख्या 4 कि तुम चाहे किसी व्यक्ति से शादी करती, साल 2 साल बाद वही तुम्हें अधूरा नजर आता, वही तुम्हें महेंद्रनाथ की तरह नजर आता, और फिर तुम उसी व्यक्ति को महेंद्रनाथ की तरह कोसती। आखिर तुम्हारा चुनाव क्या है? आगे से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने तक, बाएं से हटकर दाएं? क्या तुम अपने चुनाव में सफल हो पाई? क्या तुम्हारा चुनाव पूरा हुआ? हर 3-4 साल में तुम्हें लगा कि जीवन में तुम एक नया बदलाव ला सकती हो, और उस पूर्णता की तलाश में तुम जब जब भटकी तब तब असफल होकर आई। क्यों? क्योंकि तुम अपने में बहुत कुछ भर कर, अपने में कितना कुछ ओढ़ कर जीना चाहती हो, लेकिन ये इतना सब कुछ किसी एक जगह, किसी एक व्यक्ति में तुम्हें कभी मिला नहीं, इसलिए तुम्हारी तलाश कभी खत्म नहीं हुई, अर्थात तुम्हारा अधूरापन कभी गया नहीं।
सावित्री भी कह ही पड़ती है मन के भाव को कि मेरे लिए तुम सब पुरुष एक जैसे, सब के सब एक जैसे। तुम सबके मुखौटे अलग अलग हैं पर चेहरा एक है। दोस्तों, यह समझा जा सकता है कि आधुनिक समाज में जहां नारी स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, वहां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नारी स्वतंत्र सुशिक्षित होकर वह जिस पूर्णता की तलाश कर रही है, क्या पूर्णता उसे हासिल होगी? क्या हाड़ मांस के जीवन को इसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ अपना लेने का नाम जीवन नहीं है? या जो लोग ये मान बैठे हैं कि पूर्णत्व है कहीं और उसकी तलाश जारी रखूंगा, तो ऐसे लोग एक बात को भूल जाते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता और हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी कमजोरी का शिकार है। पौराणिक काल की सावित्री अपने एक पति के प्राण के लिए यमराज से लड़ बैठती है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। उसका सारा पूर्णत्व पति से जुड़ा हुआ है। उसके जीवन की सारी इच्छाएं पति से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह संकल्प धर्म है। लेकिन आज की सावित्री वह प्रेम में एकनिष्ठ नहीं है। कहीं ना कहीं मोहन राकेश जी यह दर्शाना चाह रहे थे कि आधुनिक जीवन विडंबनाओं में सिर्फ पुरुष ही स्वच्छंद और भटकने वाला नहीं, बल्कि नारी की भी वही दशा है। इसलिए उनके नाटक में किसी एक व्यक्ति की यातना आप नहीं देखेंगे, व्यक्तियों की यातना देखेंगे। इस नाटक में भी सभी पात्र यातना के शिकार हैं। महेंद्र की यातना यह है कि उसे पत्नी समझ नहीं पाती। सावित्री की यातना यह है कि उसे पूर्ण पुरुष की प्राप्ति नहीं हो पाती। बिन्नी की यातना यह है कि वह अपनी मां के ही प्रेमी के साथ भाग खड़ी होती है, किंतु उसमें भी उसे पूर्णत्व नहीं मिलता। पूछता है जुनेजा, उसमें कमी क्या है? माता पिता भी पूछते हैं तो वह जवाब देती है कि ना तो चरित्र की कोई दिक्कत है, वह सेहतमंद है, यहां तक कि समृद्ध भी है, और मेरे अलावा कहीं ध्यान भी नहीं देता, तो भी रिश्ता निभ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस घर में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी मनहूस चीज है जो पीछा नहीं छोड़ती, वहां तक पीछा नहीं छोड़ती। अंत में जुनेजा कहता है कि मनोज को तुमसे ज्यादा तुम्हारी मां जानती है। यह समझा जा सकता है कि जहां नैतिक बंधन खत्म से हो गए हों, नैतिकता की डोर टूटने लगी हो, जहां स्वच्छंदता संबंधों को ताक पर रखकर अवसरवादी संबंधों को, अवसरवादी महत्वाकांक्षाओं को महत्व देने लग जाए, तो यह तय है कि जीवन विडंबनाएं और गंभीर होंगी। इस नाटक का पात्र अशोक, जो महेंद्रनाथ और सावित्री का बड़ा बेटा है, वह कोई काम नहीं करना चाहता। सिंघानिया, जो सावित्री का बॉस है, वह घर पर आता है। जाहिर सी बात है कि सावित्री के प्रेमियों में भी एक है। वह चाहती है कि अशोक को उसके माध्यम से कोई नौकरी मिल जाए, किंतु वह नौकरी नहीं करना चाहता। वह कहता है कि इस घर में जो भी आते हैं वो या तो नाम वाले, या पैसे वाले, या रसूखदार ओहदे वाले, और इनके आने से हमें हमारा छोटापन और खटकने लगता है। जाहिर सी बात है, आज का व्यक्ति अहंकार में भी है, स्वाभिमान में भी है, और अपने अस्तित्व की भी बात करने वाला है, किंतु वह झुकने वाला नहीं। वह टूट तो जाएगा किंतु झुकेगा नहीं। वह बेरोजगार रह सकता है, किंतु परिस्थितियों से समझौता नहीं कर सकता है।
परंतु मोहन राकेश ने इस द्वंद्व को भी दर्शाया कि आज का व्यक्ति चुनाव को लेकर, चयन और वर्ण को लेकर स्वतंत्र तो है, चुन भी सकता है, किंतु उस चुनाव से खुश नहीं। कहता है पुरुष संख्या 4 नाटक के अंत में, क्या तुम चुनाव में सफल हो पाई? क्या तुम्हारा चुनाव पूर्ण हो पाया? नाटक का अंत इसी बिंदु पर खत्म होता है जहां महेंद्रनाथ लौटकर घर आता है बीमार दशा में, उच्च रक्तचाप है, बढ़ा हुआ है उसका ब्लड प्रेशर, लड़खड़ाते गिरते घर में आता है। यानी एक द्वंद्व यह भी है कि परिस्थितियों से आज का व्यक्ति समझौता तो नहीं करना चाहता, किंतु उन्हीं परिस्थितियों में उसे विवश होकर जीना भी पड़ता है। जीवन के विकल्प तो हैं, परंतु जीवन जीने के तरीकों में विकल्प नहीं है। इसलिए बहुत कुछ ओढ़कर, बहुत कुछ अपने में भर कर उसे जीना है और आधे अधूरेपन के साथ ही जीना है। इसलिए राकेश जी के नाटकों में एक तरफ व्यक्तिवादी अवधारणा तो है, व्यक्ति अपनी बात करता है, अपने चुनाव की बात, किंतु अस्तित्ववादी दर्शन भी है। सामाजिक परिस्थितियों को व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं स्वीकार करता, लेकिन इन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के आगे उसे टूटकर चकनाचूर होना पड़ता है। आषाढ़ का एक दिन में देखें तो मल्लिका की यही दशा होती है, और आधे अधूरे में देखें तो सावित्री की भी दशा यही होती है। क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें आपको समझ में आईं। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।